हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के एसी सर्किट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, इसमें वर्ड है ऑसिलेशन, तो किसका ऑसिलेशन हो रहा है और वो किस तरह से होता है। जैसे हमने ऑसिलेशन में देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एसएचएम का, वैसे ही इसमें एसएचएम हो रहा है तो किसका हो रहा है। इसमें भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है क्या, उससे भी आप कोई चीज ढूंढ सकते हो क्या, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, आपका जो टेक्स्ट बुक है क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का, उसमें सिर्फ थेरी थेरी कवर करके दिया है। हम उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आता है, उससे चार्ज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसको एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो एलसी ऑसिलेशन मतलब क्या। एल मतलब इंडक्टर है और सी मतलब कैपेसिटर है। ठीक है, इसकी पहले हम एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि यहाँ पे ऑसिलेशन किसका होगा। ठीक है, ऑसिलेशन यहाँ पे होगा चार्ज का। ठीक है, और ट्रांसफर यहाँ पे होते रहेगा हमारा एनर्जी का। ठीक है, तो इससे पहले हम समझ लेते हैं, एलसी ऑसिलेशन पढ़े उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो कंपोनेंट्स दिखा है यहाँ पे वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इस चैप्टर में जो पढ़ा था पहला था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकता है क्या। तो रेजिस्टेंस जो है वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकता है, लेकिन किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। जो हीट बाद में क्या हो सकती है, जो हीट बाद में रेडिएट हो जाती है, और हीट ऐसे भी क्या है, वेस्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में इतना बोला नहीं है। ठीक, उसके बाद में है सी, हम कैपेसिटर। कैपेसिटर चैप्टर जो है या फिर जो टॉपिक है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, कैपेसिटर पोलराइजेशन वगैरह पढ़ा होगा। तो कैपेसिटर भी अपने अंदर एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला है, ज्यादातर लोगों को ये मालूम होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। लेकिन आपको इस टॉपिक के लिए ध्यान में रखना है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड C is the capacitance of the capacitor। ठीक है, और ये जो एनर्जी है वो कौन से फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ये ध्यान में रखना। आगे आता है आपका इंडक्टर। इंडक्टर भी अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकता है क्या, तो जरूर कर सकता है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में। ठीक है, तो वो एनर्जी जो है वो है हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, where L is the inductance, I is the current, okay, and ये जो एनर्जी है वो कौन से फॉर्म में स्टोर होती है, वो स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। सही है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें क्या होगा, एलसी ऑसिलेशन में चार्ज कम ज्यादा होते रहेगा, करंट कम ज्यादा होता रहेगा। जैसे जैसे चार्ज कम ज्यादा होगा आपके कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर है ना वो चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे करंट चेंज होगा वैसे वैसे आपके इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो चेंज होते रहेगी। ठीक है, तो चार्ज का यहाँ पे ऑसिलेशन होगा मेनली, और एनर्जी का ट्रांसफर होते रहेगा। वो कैसे होगा, मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करूंगा, उसके हिसाब से आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो खाली इतना ध्यान में रखना है आपको कि सारे उनके अंदर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के अंदर हीट के फॉर्म में स्टोर होती है, वो रेडिएट कर देता है लेकिन वेस्ट कर देता है, इसलिए उसको यूज नहीं करेंगे। एक है एल और दूसरा है सी। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, उसका फॉर्मूला रहा ये वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, और उसका फॉर्मूला रहा ये वाला। इतनी चीजें आपको खाली ध्यान में रखनी है। अभी हम स्टार्ट करते हैं एलसी ऑसिलेशन। तो दोस्तों, एलसी ऑसिलेशन में क्या होगा, वो बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं। यहाँ पे चार्ज का ऑसिलेशन होगा और एनर्जी जो है, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म से मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद में वापस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म से इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चार्ज का ऑसिलेशन कैसे होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी कन्वर्शन कैसे होती रहेगी, वो हम पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। एक है हमारा, एक मिनट, ओके, एक है हमारा कैपेसिटर और दूसरा है इंडक्टर। ठीक है, तो ये है हमारा कैपेसिटर और उसको हमने ज्वाइन कर दिया है ये इंडक्टर। अब ये कैपेसिटर कैसे होगा,
कैपेसिटर जो होगा वो होगा फुल्ली चार्ज, मतलब पूरा का पूरा चार्ज है, उसकी जितनी भी कैपेसिटी है चार्ज उसके अंदर स्टोर करने की, पूरा चार्ज हमने भर दिया है। शुरू में मान लो कि हमारी ओपन है, ठीक है, तो पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो कैपेसिटर में अभी चार्ज कितना है, मैक्सिमम, ठीक है, तो कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, हाफ क्यू मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन सी। इंडक्टर के अंदर अभी कोई एनर्जी है क्या, या फिर कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या, तो ओपन सर्किट है, कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अभी एनर्जी कितनी है फिलहाल EL के अंदर 0। अभी क्या मैं बोल रहा हूं, सर्किट में क्लोज करता हूं t इज इक्वल टू 0 पे। अगर हमारा कैपेसिटर है, उसका एक प्रॉपर्टी है, ये कैपेसिटर है, इस पे प्लस चार्ज है, इधर माइनस है। अगर मैं कोई वायर लेता हूं, वो वायर को, जो वायर का एक एंड है उसको इस प्लेट पे लगाता हूं, और उस पूरे वायर को फिर ऐसे यहाँ पे ये वाले एंड पे लगाता हूँ, कैपेसिटर तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं, इसमें कोई अपोजिशन है नहीं। तो जैसे ही ये वाला एंड इधर और दूसरा वाला वायर का एंड इधर टच होगा, एकदम हाई वैल्यू करंट फ्लो होता है कैपेसिटर में, थोड़ा स्पार्क भी प्रोड्यूस होता है, तो कैपेसिटर क्या हो जाता है, तुरंत हाई वैल्यू करंट फ्लो करके डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, मतलब तुरंत करंट बढ़ जाएगा, खत्म, करंट बाद में क्या हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज होना मतलब चार्ज का खत्म हो जाना, चार्ज खत्म होगा तो करंट फ्लो कहां से होगा, मैक्सिमम करंट बाद में 0, तुरंत 0। लेकिन ये जो हम सर्किट बना रहे हैं ये आइडियल वाला है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस है नहीं, तो कैपेसिटर में क्या होना चाहिए, तुरंत डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, अभी बोला। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर की जगह कौन है, इंडक्टर। अभी इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है क्या, तो नहीं, इंडक्टर के अंदर होता है रिएक्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे इंडक्टर की हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इंडक्टर की बैक ईएमएफ प्रॉपर्टी हम जरूर यूज करेंगे, वो बहुत लगने वाली है आपको यहाँ पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्किट क्लोज करूंगा, ये कैपेसिटर तुरंत डिस्चार्ज होना चाहेगा, लेकिन हमें मालूम है ये इंडक्टर को वो पसंद नहीं है। तो इंडक्टर को क्या नहीं पसंद है, इंडक्टर को चेंज नहीं पसंद है। पहले इंडक्टर के अंदर जाने वाला करंट कितना था, 0, तुरंत मैक्सिमम थोड़ी ना होने देगा इंडक्टर, उसके अंदर का करंट तुरंत मैक्सिमम नहीं होने देता। कैसे, अभी करंट तुरंत मैक्सिमम जब होना चाहेगा, 0 से तुरंत जब मैक्सिमम होगा, तो करंट जैसे बढ़ेगा, तो इस इंडक्टर के अंदर का करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना मतलब फ्लक्स का चेंज होना, और जैसे ही फ्लक्स चेंज होता है, फैराडे बोलते हैं कि इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और लेंज बोलता है कि जो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ क्या करेगा, इस ड्राइविंग ईएमएफ को, या फिर जिस ईएमएफ ने उसको प्रोड्यूस करा था उसी ईएमएफ को क्या कर देगा, वो अपोज कर देगा। तो इंडक्टर की ये जो प्रॉपर्टी है, वो जो ईएमएफ है, उसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। तो तुरंत अगर करंट बढ़ना चाहेगा तो ये भाई उसको बढ़ते नहीं देगा, क्योंकि इसको चेंज नहीं पसंद है। तो t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग में हमको क्या देखना है कि इस कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज है, पूरी की पूरी एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी, और इंडक्टर के अंदर का करंट 0 है स्टार्टिंग में, और करंट 0 होने की वजह से उसके अंदर की एनर्जी 0 है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी 0 है, पूरी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड है। अभी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, कैपेसिटर क्या होगा, फिर इंडक्टर तुरंत डिस्चार्ज नहीं होने देगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होने देगा, ठीक है। ये इंडक्टर, कैपेसिटर भी पहले चार्ज मैक्सिमम था, जब चार्ज मैक्सिमम था तो हमारा करंट क्या था, करंट 0, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज कैपेसिटर पे है, सर्किट में से कुछ भी चार्ज फ्लो नहीं हुआ है। ये वाले कंडीशन में ढंग से देखो, इस एलसी ऑसिलेशन के लिए हम करंट की जनरली डेफिनेशन लिखते हैं, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन इस सर्किट को ढंग से देखना, जब चार्ज मैक्सिमम है कैपेसिटर पे, सर्किट के अंदर करंट कितना है, 0 है, सही है। तो करंट कब फ्लो होगा, जब कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज कम होगा, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा मतलब क्या, कैपेसिटर के अंदर का चार्ज कम होते जाएगा, वो चार्ज सर्किट में आएगा, तो करंट फ्लो होना बोलते हैं। तो ये जो क्यू लिख रहा हूं ना मैं,
ये है कैपेसिटर वाला चार्ज, कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज है, और करंट बोल रहा हूं मैं सर्किट के अंदर, सही है। तो सर्किट के अंदर करंट तभी बढ़ेगा जब कैपेसिटर का चार्ज धीरे धीरे सर्किट में फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज घटना बहुत जरूरी है जब जब आपको सर्किट में करंट चाहिए होगा तब, ठीक है। देखो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है, डीक्यू मतलब क्या, चेंज ऑफ चार्ज। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, सही है। इनिशियल वाला चार्ज ज्यादा है कैपेसिटर पे, बाद में चार्ज क्या होगा, कम होगा। तो कम माइनस ज्यादा, आंसर क्या आएगा, माइनस। लेकिन करंट माइनस नहीं होता है, करंट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस जो चेंज हमारा माइनस आ रहा है उसको पॉजिटिव करने के लिए हमको वापस क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस और एक चेंज भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसलिए आपको करंट क्या मिलेगा, फिर प्लस मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप डायरेक्टली भी ध्यान में रख सकते हो, करंट तभी बढ़ेगा सर्किट में जब कैपेसिटर चार्ज छोड़ेगा सर्किट के लिए। तो कैपेसिटर चार्ज छोड़ेगा सर्किट के लिए मतलब क्या, कैपेसिटर पे चार्ज घटेगा तब, ठीक है। चलो फिर स्टार्टिंग में करंट चार्ज मैक्सिमम था, करंट 0 था। जैसे ही सर्किट क्लोज कर दिया धीरे धीरे करंट इतना बढ़ना चालू हो जाएगा। कैसे चार्ज करंट बढ़ेगा, चार्ज धीरे धीरे क्या होते जाएगा, चार्ज धीरे धीरे कैपेसिटर का कम होते जाएगा। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बताते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हर डायग्राम में नहीं बताएंगे, कुछ कुछ डायग्राम में बता देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी क्या हो गई, कम हो गई। पहले 4 लाइन थी, अभी कितनी लाइन है, 2। हाँ, मैग्नेटिक लाइन कितनी थी यहाँ की, 0। अभी मैग्नेटिक लाइन क्या हो जाएगी, 1-2 मैग्नेटिक लाइन इस पे आ जाएगी। चार्ज जो पहले Q0 मतलब मैक्सिमम था, अभी थोड़ा बहुत चार्ज कम होके कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। करंट जो पहले 0 था वो करंट अब कुछ ना कुछ हो जाएगा, उसकी भी कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू होगी, कितनी I मान लेते हैं। कैपेसिटर वाली एनर्जी जो पहले मैक्सिमम थी, चार्ज के मैक्सिमम होने की वजह से अभी चार्ज का कम होने की वजह से कितनी रह जाएगी, Q²/C, where Q is some intermediate value of charge। जो पहले इंडक्टर के अंदर की एनर्जी 0 थी क्योंकि करंट 0 था, अभी करंट के पास कुछ तो कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू है, तो इंडक्टर के पास भी कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट एनर्जी होगी। तो स्टार्टिंग में देखो पूरी एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी कम हो जाएगी और जो मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी पहले 0 थी वो अभी बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी का कन्वर्शन मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी में हो रहा है, सही है। नेक्स्ट धीरे धीरे क्या होगा, हाँ, और ये ईएमएफ जो इंडक्टर है उसका बैक ईएमएफ का पोलैरिटी भी बताना जरूरी है। ये ऐसा होगा +2-। यहाँ पे प्लस के पास अगर प्लस लगा देते हैं दूसरे सेल का तो ईएमएफ एक दूसरे को अपोज करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो ग्रुप में ईएमएफ पढ़ा है अपन ने, सम एंड डिफरेंस मेथड वगैरह, उसमें देखा होगा कि अगर 2 सेल की पोलैरिटी सेम सेम ज्वाइन कर देते हैं तो ईएमएफ बढ़ता नहीं है, ईएमएफ घटता है। तो ये वही काम कर रहा है, इस ईएमएफ को क्या कर रहा है, घटा रहा है, चेंज को अपोज कर रहा है। धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है ना, तो करंट को कम करने की कोशिश कर रहा है वो, इसलिए उसकी पोलैरिटी वो ऐसे रखता है, ठीक है। चलो, क्यों, ये आने वाला करंट है ऐसा और इसका वाला करंट कैसा भेजेगा, वो इस तरह से भेजेगा अपोज करने के लिए, ठीक है। लेकिन चार्ज इस पे ज्यादा है, बाद में क्या होगा, पूरा चार्ज कैपेसिटर का पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा। चार्ज कितना हो गया, 0। तो चार्ज 0 होने की वजह से एनर्जी कितनी होगी, 0 कैपेसिटर के अंदर की। अभी चार्ज यहाँ तक कैपेसिटर का 0 हो गया, मतलब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, पूरा का पूरा चार्ज सर्किट में आ गया। पूरा का पूरा चार्ज सर्किट में जब आ जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा, करंट की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, मतलब I0। करंट की वैल्यू जैसे ही मैक्सिमम होगी आपकी एनर्जी जो होगी, एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। कहाँ वाली, किसकी, इंडक्टर की एनर्जी। तो कैपेसिटर के अंदर की एनर्जी जब 0 होगी तब इंडक्टर के अंदर की एनर्जी मैक्सिमम होगी। जब कैपेसिटर के अंदर की एनर्जी मैक्सिमम थी तब इंडक्टर की एनर्जी कितनी थी, 0। पोलैरिटी क्या है, +-, ठीक है। अभी इस पॉइंट में एक बात समझते चलो, चार्ज जब 0 हो गया तो करंट मैक्सिमम हो गया।
अभी करंट मैक्सिमम हो गया, ठीक है, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अभी कैपेसिटर अगर डिस्चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का कन्वर्जन मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हो गया, यहां से फ्लो करने के लिए कैपेसिटर के पास अभी कुछ चार्ज बचा ही नहीं, तो कैपेसिटर चार्ज क्या प्रोवाइड करेगा, और अगर चार्ज प्रोवाइड नहीं करेगा तो करंट कितना हो जाता है, करंट अगर चार्ज फ्लो होने के लिए बचा ही नहीं है कुछ, तो करंट कितना होगा, 0। तो करंट ऐसा मैक्सिमम गया और तुरंत ऐसा 0 होना चाहेगा, तुरंत ऐसा 0 नहीं गिरेगा, वो कौन नहीं गिरने देगा, वापस वही ये वाला जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर करंट को तुरंत 0 नहीं होने देगा। किसके हिसाब से, लेंज लॉ के हिसाब से। जब करंट बढ़ रहा था, तुरंत बढ़ना चाहता था करंट, तब ये इंडक्टर करंट को तुरंत नहीं बढ़ने दिया, उसने धीरे धीरे बढ़ने दिया। तो इंडक्टर के जो ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो क्या करता है, वो इंक्रीजिंग करंट को अपोज करता है और डाइंग करंट को, मरने वाला डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करता है। तो पहले करंट जब इंक्रीज होना चाह रहा था, उस इंक्रीज को भी अपोज कर रहा था। अभी करंट जब डिक्रीज होना चाह रहा है, तो डिक्रीज को भी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ऐसे नहीं करेगा, तुरंत 0 नहीं होने देगा, वो बोलेगा ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। करंट को बोलता है ईएमएफ कि तेरी मर्जी से तू बढ़ेगा और घटेगा, वैसा नहीं चलता है। बढ़ना है तो धीरे धीरे बढ़ेगा, घटना है तो धीरे धीरे घटेगा, ठीक है। इंडक्टर का काम वही है। तो इंडक्टर अभी इसमें करंट जो 0 है, चार्ज नहीं है, तो अभी इंडक्टर कैसे करेगा, इंडक्टर क्या करेगा, अभी इंडक्टर बोलता है कि मेरे पास एनर्जी है, मैं अभी इस सर्किट में क्या करूंगा, करंट फ्लो कराऊंगा। कैसे कराऊंगा, तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो अपनी पोलैरिटी जो प्लस माइनस थी उसको उल्टा कर देता है, उसको क्या कर देता है, उल्टा। क्योंकि यहां तक करंट बढ़ रहा था, तो बढ़ने के लिए उसका पोलैरिटी ऐसा है, इसके बाद करंट तुरंत 0 होना चाहेगा, तो 0 चेंज मतलब अपोजिट चेंज हो गया। तो 0 होना चाहता है, घटना चाहता है, तो ये घटने को, ये इंक्रीजिंग को अपोजिंग है, ये वाला पोलैरिटी। घटने को अपोज कैसे करेगा, पोलैरिटी रिवर्स करके, ठीक है। पोलैरिटी रिवर्स कर देगा। पोलैरिटी रिवर्स करने की वजह से क्या होगा, पोलैरिटी रिवर्स करने की वजह से यहाँ पे चार्ज 0 है, करंट मैक्सिमम है। अभी करंट तुरंत 0 होना चाहेगा, चार्ज तुरंत मैक्सिमम होना चाहेगा, वैसा भी नहीं होगा। क्या करेगा, ये ईएमएफ अभी इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, देखो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा ऐसा, उसी डायरेक्शन में करंट मेंटेन रखने के लिए अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर देता है और धीरे धीरे इस कैपेसिटर में से करंट पास करता है, और धीरे धीरे इस कैपेसिटर में से करंट पास होने की वजह से ये कैपेसिटर चार्ज होने लग जाता है। लेकिन ये कैपेसिटर जब चार्ज होता है, उसका डायरेक्शन देखो, ठीक है, यहाँ पे चार्ज 0, ठीक है। पहले कैपेसिटर की ये वाले प्लेट पे चार्ज प्लस था, लेकिन जब उसको इंडक्टर चार्ज करता है, इंडक्टर प्लस चार्ज यहाँ पे पुट करता है। इसका मतलब क्या है कि इंडक्टर चार्ज तो करता है कैपेसिटर को धीरे धीरे, लेकिन अभी चार्जिंग जो कैपेसिटर का हो रहा है, वो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसा जाएगा करंट, करंट ऐसे जाते हुए कैपेसिटर के थ्रू जाएगा, कैपेसिटर को क्या कर देगा, धीरे धीरे चार्ज। तो करंट जो मैक्सिमम था, अभी ये करंट मैक्सिमम नहीं है, करंट अभी धीरे धीरे जाता है, तो करंट धीरे धीरे क्या होगा, करंट धीरे धीरे कम हो जाएगा, कितनी वैल्यू, R। चार्ज जो 0 था, अभी अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज कितना हो जाएगा, Q। तो इस पॉइंट पे देखो, कैपेसिटर के पास भी कुछ एनर्जी है, और ये देख जो इंडक्टर है उसके पास भी थोड़ी बहुत एनर्जी है, क्योंकि चार्ज की भी कुछ वैल्यू है, तो चार्ज की कुछ वैल्यू की वजह से हाफ Q²/C इतना एनर्जी कैपेसिटर के पास होगा, और करंट भी कुछ है, तो हाफ Li², इतना भी एनर्जी इंडक्टर के पास होगा। इस टाइम पे दोनों एनर्जी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिकल भी और मैग्नेटिक भी। अभी क्या होगा, धीरे धीरे हमारा इंडक्टर करंट प्रोवाइड कर रहा है, कैपेसिटर को धीरे धीरे वो चार्ज कर देगा, कैपेसिटर को धीरे धीरे चार्ज करते करते एक टाइम आएगा जब हमारा कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं मैं, अपोजिट डायरेक्शन में कैपेसिटर पे अभी पूरा चार्ज आ गया, कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही चार्ज इसका पूरा हो गया, तब क्या हो जाता है, करंट इस सर्किट का 0 हो जाता है, क्योंकि करंट प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा था, इंडक्टर कर रहा था। ये करंट का जो वर्क है,
उस वर्क की वजह से कैपेसिटर चार्ज हो गया। तो अभी इसके अंदर का करंट जीरो हो गया, इसके ये जो करंट प्रोवाइड कर रहा था वो करंट क्या हो गया अभी जीरो। लेकिन उस करंट की वजह से हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। चार्ज कितना बन गया अभी मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज मतलब Q0। करंट जीरो होने की वजह से इंडक्टर के अंदर की एनर्जी हो गई जीरो। ठीक है, इंडक्टर के अंदर की एनर्जी हो गई जीरो। और कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम होने के कारण कैपेसिटर की एनर्जी हो गई हाफ Q0² C। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी मैक्सिमम। सही है। तो अभी देखना, अभी यहाँ पे करंट खत्म, ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया। अभी कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, इधर का करंट जीरो हो गया, इसका काम खत्म हो गया। तो अभी कैपेसिटर की बारी है। अभी कैपेसिटर क्या बोलता है कि मुझे डिस्चार्ज होना है। कैसे होना है? तुरंत होना है। लेकिन इंडक्टर उसको बोलेगा भाई ऐसा वापस नहीं चलेगा, डिस्चार्ज होना है तो होने दूंगा, लेकिन डिस्चार्ज कैसे होगा? धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो अगर इसको धीरे धीरे डिस्चार्ज कराना है तो करंट देखो कैपेसिटर कैसे फ्लो कराएगा। ये इंडक्टर है, अभी इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, तो करंट कैपेसिटर ऐसा फ्लो कराना चाहेगा, लेकिन उस वक्त भी इसका पोलैरिटी कैसा रहेगा? ऐसा। अभी क्या करेगा? ऐसे जाने वाले करंट को अपोज करने के लिए इंडक्टर का पोलैरिटी ऐसा रहेगा। फिर भी कैपेसिटर में से कुछ चार्ज निकल जाएगा। देखो इधर ज्यादा चार्ज, इधर मैंने कम बताया। Q0 का चार्ज कितना हो गया? Q। एनर्जी क्या होगी कैपेसिटर की? हाफ Q²/C। करंट जीरो था तो चार्ज के फ्लो होने के कारण अभी देखो करंट की डायरेक्शन उल्टी है। ठीक है, पहले देखो करंट की डायरेक्शन ऐसी थी, अभी करंट की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी है। डायग्राम को ढंग से देखना। चार्ज भी कुछ ना कुछ फ्लो होगा सॉरी। तो इस टाइम पे सर्किट में इलेक्ट्रिकल वाली एनर्जी भी प्रेजेंट रहेगी और हमारी मैग्नेटिक वाली एनर्जी भी प्रेजेंट रहेगी। धीरे धीरे क्या होगा? वापस फिर से कैपेसिटर हमारा पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस। चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज जीरो। चार्ज जैसे ही जीरो, हमारा कैपेसिटर वाली एनर्जी जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी जीरो। जब चार्ज जीरो होगा तो करंट कितना होगा? करंट होगा मैक्सिमम। जब करंट मैक्सिमम होगा तो जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी वो मैग्नेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम। ठीक है, इस तरह से चार्ज जब कम होता है तो करंट बढ़ता है। ठीक है, तो चार्ज कम हो गया, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया, पूरा चार्ज सर्किट में आ गया, करंट बढ़ गया। करंट जैसे ही बढ़ा, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज। अभी कैपेसिटर के पास चार्जेस है नहीं फ्लो कराने को, तो करंट क्या हो जाएगा? करंट तुरंत जीरो होना चाहेगा, लेकिन वापस एक इंडक्टर उसको बोलता है वापस वही काम शुरू करते हैं। इंडक्टर में अभी करंट जीरो होना चाहेगा, मैक्सिमम से तुरंत जीरो आना चाहेगा, लेकिन इंडक्टर बोलता नहीं, अभी वापस उसकी बारी। अभी हम करंट फ्लो कराएंगे। अभी हम कैसे करंट फ्लो कराएंगे? तो अभी हम उल्टे डायरेक्शन में धीरे धीरे देखो, यहां से ऐसा वाला करंट अभी क्या होगा? तुरंत जीरो होना चाहेगा, लेकिन ये इंडक्टर ऐसा वाला करंट तुरंत जीरो नहीं होने देगा। कैसे जीरो नहीं होने देगा? वो क्या करेगा? अपोज करने के लिए अपनी पोलैरिटी क्या कर देगा? अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर देगा। ये माइनस प्लस था, प्लस माइनस। पोलैरिटी जैसे ही रिवर्स करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो कर देगा। तुरंत बढ़ेगा नहीं करंट, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाते हुए वो क्या करेगा? करंट जैसे ही कैपेसिटर में से जाएगा, कैपेसिटर को धीरे धीरे चार्ज करना शुरू कर देगा। तो अभी इंडक्टर की काम की वजह से कैपेसिटर चार्जिंग हो रहा है। कैपेसिटर चार्ज कैसे हो रहा है? देखो यहां पे मैक्सिमम था, प्लस अभी कहां पे मैक्सिमम होने जाएगा? इधर मैक्सिमम होने जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज है। कुछ तो चार्ज आ गया, जो करंट पहले मैक्सिमम था इसी डायरेक्शन में, वो करंट अभी थोड़ा सा कम हो गया उसी डायरेक्शन का करंट कम हो गया। तो करंट कम होगा तो एनर्जी कम होगी मैग्नेटिक वाली, चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा तो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटर वाली एनर्जी भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिकल वाली एनर्जी बढ़ेगी। कुछ देर बाद क्या करेगा? पूरा करंट फ्लो हो जाएगा। इंडक्टर का जितना करंट फ्लो करा सकता था उतना करंट फ्लो कर दिया उसने। करंट पूरा फ्लो होने की वजह से बहुत सारा चार्ज अभी इसमें आ जाएगा कैपेसिटर में। कैपेसिटर वापस पूरा चार्ज हो जाएगा उसी डायरेक्शन में जब पहले था। पहले ऐसा था,
वैसे ही वापस ये वाला चार्ज उस पर बैठेगा। ठीक है, तो वापस यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, वापस पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, और यहाँ की एनर्जी इलेक्ट्रिकल वाली, सॉरी इंडक्टर वाली एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो फर्स्ट फिगर को और सेकंड फिगर को अगर आप ढंग से देखोगे, इसके बाद तुरंत ऐसा वाला करंट चालू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा वाला करंट चालू हो जाएगा। तो पहली वाली फिगर और लास्ट वाली फिगर दोनों कैसा है, सेम फिगर से। तो इसका मतलब क्या है, हमारे कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग होते रहेगा। कैपेसिटर पहले डिस्चार्ज होगा, उसके बाद में अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा। जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में पूरा चार्ज हो जाएगा, करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो चार्ज कैपेसिटर पे ऐसी है, चार्ज धीरे धीरे चार्ज कम होगा, चार्ज 0, लेकिन बाद में इंडक्टर की वजह से उल्टी डायरेक्शन में चार्जिंग शुरू हो जाती है, उल्टी डायरेक्शन में चार्जिंग शुरू हो जाती है। बाद में क्या होगा, उल्टी डायरेक्शन से वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता था। पहले करंट ऐसे फ्लो करता था, अभी उल्टे डायरेक्शन में चार्जिंग के टाइम पे करंट, डिस्चार्जिंग के टाइम पे करंट ऐसा फ्लो होगा, ऐसा फ्लो होगा, ऐसा फ्लो होगा। बाद में क्या होगा, यहाँ पे करंट 0 होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होने देगा, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, और ये वाला। ठीक है, बाद में करंट के फ्लो की वजह से वापस कैपेसिटर, यहाँ की पोलैरिटी यहाँ पे आ जाती है, यहाँ की पोलैरिटी यहाँ पे, उल्टे डायरेक्शन में करंट की वजह से, तो वहां पे यहाँ पे चार्ज, वापस यहाँ पे चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, करंट 0 हो जाएगा इसका, वापस अभी कैपेसिटर ऐसा करंट फ्लो कराएगा जो इधर है, वापस अभी कैपेसिटर ऐसा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये वाली साइकिल कहाँ तक चलती रहेगी, ये वाली साइकिल हम पढ़ रहे हैं आइडियल है। कैपेसिटर भी आइडियल है और इंडक्टर भी आइडियल है। कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों आइडियल होना मतलब उनका रेजिस्टेंस 0 है, उनका रेजिस्टेंस 0 है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो हीट नहीं है। और मैंने आपको बताया था कैपेसिटिव, जब सर्किट पढ़ा रहा था आपको कैपेसिटिव वाला, तो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच का डिफरेंस बताया था कि रेजिस्टेंस में पावर एनर्जी डेसिपेट होती है, लेकिन इन रिएक्टेंसेस में अगर आइडियल है तो इन रिएक्टिव डिवाइसेस में एनर्जी या पावर डेसिपेट नहीं होती, मतलब वो पावर या एनर्जी खर्चा नहीं करते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे अगर आइडियल कैपेसिटर है और आइडियल इंडक्टर है तो कुछ भी एनर्जी हमारी खर्चा नहीं होगी, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, और हमारी एनर्जी का एक कन्वर्शन इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता रहेगा। कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम के लिए, एनर्जी का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के फील्ड के बीच में कन्वर्शन या ट्रांसफर हमेशा होता रहेगा। ठीक है, लेकिन हमको मालूम है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडक्टर भी मटेरियल से बना है, कैपेसिटर भी मटेरियल से बना है, हर मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो आइडियली जो हमारे ऑसिलेशंस ऐसे होने चाहिए, कभी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी कम नहीं होगी मतलब एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा, ऐसा इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता रहेगा आइडियली, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो ये ऑसिलेशन है चार्ज का कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटते जाएगा, फाइनली एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन था कम होते जाएगा, 0 होते जाएगा। इस तरह का जो ऑसिलेशन है इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जो आइडियल केस में होगा, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, ये कब है पॉसिबल, जब सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस होगा तो, और सर्किट में रेजिस्टेंस होता ही है ऐसा। अगर रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो क्या होगा, रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो भी ऐसा ही होगा, ऐसा क्यों? तो सुनो, यहाँ पे दो फील्ड्स एक साथ खेल रही है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी जब एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होती है ना, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर रेडिएट होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब बाहर रेडिएट होती है तो अपने साथ वो एनर्जी लेके जाती है। तो एनर्जी जब लेके जाती है तो इस सर्किट की एनर्जी क्या होगी, इस सर्किट की एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, तो सर्किट में रेजिस्टेंस हो या ना हो, धीरे धीरे आपके सर्किट के अंदर की एनर्जी कम होती जाएगी, सर्किट के अंदर की एनर्जी कम होती जाएगी, तो आपको ऑसिलेशन कैसा मिलेगा, ऑसिलेशन आपको डैम्प ही मिलेगा, चाहे सर्किट में रेजिस्टेंस हो या ना। ठीक है, रेजिस्टेंस होगा तो हीट के फॉर्म में रेडिएट हो जाएगी,
अगर रेजिस्टेंस नहीं भी है फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट हो जाएगी, सर्किट से बाहर निकल जाएगी और आपका ऑसिलेशन डैम्प हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है। चार्ज मैक्सिमम है, कम हुआ, उसके बाद में जीरो हुआ, उसके बाद में अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा, अपोजिट डायरेक्शन में कम हुआ, अपोजिट डायरेक्शन वाला भी जीरो हुआ, वापस पहली डायरेक्शन में आया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में बस इतना ही है। अभी हम लेकिन देखते हैं इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कि सच में ऑसिलेशन होता है क्या, ऑसिलेशन वाला डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिलता है क्या, उसके बाद में यहाँ की एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस एलसी ऑसिलेशन में फॉलो होता है क्या, वो भी हम जरूर देखेंगे। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट। चलो, तो दोस्तों थ्योरेटिकली हमने देख लिया कि चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है, चार्ज की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, चार्जिंग अपोजिट डायरेक्शन में भी हो रहा है, सही है। उसको अभी हम हमारे नॉर्मल ऑसिलेशन से कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, वहां पे जो ऑसिलेशन था हमारा पहला वाला फिजिक्स फर्स्ट में, ऑसिलेशन का हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो मिला था d2x/dt² प्लस ω2x = 0। और ये भी कैसे आया था, हमने ω2 किसको पुट करा था, अगर आपको याद होगा तो उसमें d2x d2x/dt² प्लस हमको मिलता था k/m x = 0। k होता था फोर्स कांस्टेंट और m होता था उस ऑब्जेक्ट का मास, सही है। यहाँ पे ठीक से देखना, डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी टर्म में था, x की टर्म में था। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा हो रहा था। देखो मीन पोजीशन पे पार्टिकल होता था, वो जाता था उसके इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो धीरे धीरे मीन पोजीशन के पॉजिटिव साइड डिस्प्लेसमेंट बढ़ता था, वापस रिटर्न आता था, जीरो होता था, वापस इधर मैक्सिमम होता था डिस्प्लेसमेंट, वापस इधर कम। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा हो रहा था, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो रही थी। यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो चार्ज कम ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम ज्यादा होगी, और डायरेक्शन भी अपोजिट होती जाएगी। ठीक है, कैपेसिटर की चार्जिंग की डायरेक्शन अपोजिट। तो हमको जो मिलना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन इस एलसी ऑसिलेशन के लिए, जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में था, वो हमें किसके फॉर्म में मिलना चाहिए, चार्ज के फॉर्म में। वो अभी हम लेके आते हैं कि कैसा होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास सर्किट है एलसी ऑसिलेशन का, ये कैपेसिटर है और ये है इंडक्टर। बस एक सर्किट में काम बन जाएगा। जब इस सर्किट पे चार्ज होगा, मान लो कुछ भी इंस्टेंट पे क्यू चार्ज, ठीक है, इस सर्किट के अंदर करंट कितना होगा, तब आई होगा। जब इस कैपेसिटर पे चार्ज हमारा क्यू जितना होगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज होता है Q/C। उस वक्त इसके अंदर की करंट की वजह से इसने भी कुछ बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करा होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में जाएंगे, इसके अंदर का जो बैक ईएमएफ होगा वो होगा -L di/dt। अभी माइनस क्यों है हमको मालूम है, लेंज लॉ के हिसाब से इस ईएमएफ को ये वाला ईएमएफ क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि उसका नाम है बैक ईएमएफ। अभी किरचॉफ का जो लूप लॉ है, ठीक है, वो क्या बोलता है, आपके अगर एक किसी क्लोज लूप में जितने भी वोल्टेज के सप्लाई हो, जितने भी ईएमएफ हो, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस के सप्लाई हो, सारों की सम कितनी आती है, 0। ये हमारे क्लोज लूप में कितने हैं सप्लाई, 2 ही है, एक है कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा है ये वाला इंडक्शन ईएमएफ वाला। 2 ही ईएमएफ है, 2 ही वोल्टेजेस है, तो उन दोनों की एडिशन कितनी होगी, किरचॉफ लॉ के हिसाब से उन दोनों की एडिशन 0। तो VC प्लस VL, ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं EL इज इक्वल टू कितना, 0। ये है किरचॉफ लॉ। तो VC की वैल्यू में डाल देता हूं Q/C और एक प्लस EL ही लिख रहा हूं मैं, लेकिन E क्या है हमारा, माइनस, तो यहाँ पे आएगा -L di/dt इज इक्वल टू 0। तो Q/C एज इट इज माइनस L भी एज इट इज, d/dt भी एज इट इज, I की वैल्यू डालेंगे इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए -dq/dt, तो इधर डाल दिया मैंने -dq/dt इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं अभी, Q/C माइनस L, देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
एल एज इट इज, और ये अभी 2 टाइम डेरिवेटिव हो रहा है चार्ज का, तो इसको लिखेंगे d2q अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको पलट से लिख देता हूं मैं, क्या करता हूं L से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ठीक है, L से सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, डिवाइड करता हूं। तो डिवाइड करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म पहले लिखता हूं मैं d2q अपॉन dt स्क्वायर, L से डिवाइड करने की वजह से ये L कट हो जाएगा और इसके नीचे L आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अभी मैं क्या करता हूं, पुट देखो 1 अपॉन एल सी इज इक्वल टू ओमेगा, वहां पे क्या आता था d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k अपॉन m x इज इक्वल टू 0 था। k अपॉन m की जगह पे हमने पुट किया था ओमेगा स्क्वायर, तो सॉरी यहाँ पे एल सी की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, k बाय m की जगह पे वहां पे पुट कर देते हम फिजिक्स फर्स्ट में ओमेगा स्क्वायर। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो 1 अपॉन एल सी है उसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर, तो देखो क्या आ जाएगा d2q अपॉन dt स्क्वायर 1 अपॉन एल सी की जगह पे ओमेगा स्क्वायर और एक q इज इक्वल टू 0। इस वाले इक्वेशन को और इसको कंपेयर करेंगे, ये वाले को d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 सॉरी। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे कौन आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे चार्ज आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हमारा चार्ज आ गया। तो वो वाला हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता था पहले चैप्टर में, वो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, यहाँ पे कौन से फॉर्म में मिला, चार्ज के फॉर्म में। तो कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि ये जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि हमारे चार्ज का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है। चार्ज क्या परफॉर्म कर रहा है, चार्ज हमारा परफॉर्म कर रहा है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि एसएचएम के लिए इक्वेशन हमने ऐसा लिखते थे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते थे एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ है क्या, चार्ज के लिए भी ऐसा कुछ साइन या कॉस में कुछ बनता होगा क्या, तो वो भी हम देखते हैं। चार्ज के लिए भी ऐसा ही कुछ इक्वेशन बनता है। उसके लिए आपको जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो आपने पढ़ा है उसका थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, ठीक है, 12th के मैथ में है आपको। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन वो मैं लिखता हूं। अभी जनरल सॉल्यूशन मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी टर्म में, चार्ज की टर्म में, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना मतलब चार्ज की वैल्यू ढूंढना, चार्ज के टर्म में है ना ये, तो चार्ज की वैल्यू। तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा Q इज इक्वल टू A cos ओमेगा टी प्लस B sin ओमेगा टी, ये होता है उसका जनरल सॉल्यूशन। A और B ये दोनों कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू हमें ढूंढना होता है। ये जो वैल्यू मिली थी ना x इज इक्वल टू A sin ओमेगा टी या x इज इक्वल टू A cos ओमेगा टी, जब हमारा ऐसे जब मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तब हम लेते हैं x इज इक्वल टू A sin ओमेगा टी। जब हमारा ऑसिलेशन एक्सट्रीम पोजीशन से चालू होता है तब हम लेते हैं x इज इक्वल टू A cos ओमेगा टी। ये कैसे मिलता है, वो हम बाउंड्री कंडीशन यूज करके निकालते थे। तो यहाँ पे भी हमको बाउंड्री कंडीशन यूज करनी है। जब हमारा t 0 था तो हमारा चार्ज कितना था, चार्ज हमारा कैपेसिटर पे मैक्सिमम, यहीं पे डायग्राम निकाली थी। चार्ज हमारा फुल कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज था, उस वक्त करंट कितना था 0। तो स्टार्टिंग में जो हमारा कैपेसिटर का चार्ज है वो क्या है फुल, ठीक है, तो वही वैल्यू इसमें डाल देते हैं। तो Q इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, Q0 जब A cos t की वैल्यू 0 डालेंगे इसमें तो 0 प्लस B sin t की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0। तो Q0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A, कैसे, cos 0 1 होता है तो A इंटू 1 A प्लस sin 0 0 तो आगे की टर्म 0, ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। तो Q0 इज इक्वल टू A, ठीक है, तो A की वैल्यू में क्या डाल सकता हूँ Q0। तुरंत भी आगे चलते हैं। अभी हमारे पास I है, I इज इक्वल टू क्या होता dq बाय dt, नॉर्मल इक्वेशन ले रहे हैं अभी हम करंट के, ठीक है। तो क्या होगा d बाय dt ऑफ चार्ज की वैल्यू ये रही A cos ओमेगा टी प्लस B sin ओमेगा टी। तो डिफरेंशिएट करते हैं, A एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन,
तो माइनस साइन ओमेगा टी, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे डिफरेंशिएट, टी के साथ में चिपक के ओमेगा है तो वो कॉम्पोजिट में क्या हो जाता, ओमेगा आ जाता, प्लस बी एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस, वापस है ओमेगा आए। अगर आपको पता होगा इसमें भी बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, वही जब टी हमारा 0 था तो करंट हमारा क्या था, 0 था। स्टार्टिंग में यहाँ पे देखा था चार्ज मैक्सिमम था लेकिन करंट 0 था स्टार्टिंग पे, तो I इज इक्वल टू 0 डालेंगे, I इज इक्वल टू 0 डालेंगे इसमें, माइनस ए साइन टी की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 ये ओमेगा, प्लस बी कॉस टी की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा इंटू ओमेगा, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू बी इंटू ओमेगा। अब बी इंटू ओमेगा कैसे, ये साइन 0 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0, बी कॉस 0 1 होता है तो बी इंटू ओमेगा बचेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा को नीचे लेके आओ, देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये दोनों टर्म्स को यूज करके, इन दोनों टर्म्स को यूज करके Q का इक्वेशन कैसे बनेगा, Q में A की वैल्यू डाल दो Q 0 और B की वैल्यू डाल दो 0, तो Q क्या मिल जाता है हमको, Q मिल जाता है A की वैल्यू डाल दी Q 0 cos ओमेगा t एज इट इज, और B की वैल्यू जैसे ही 0 डालते हैं, B की वैल्यू 0 डालने की वजह से आगे का 0 हो जाएगा, Q हमें मिलेगा Q 0 cos ओमेगा t। तो देखो ये Q 0 मतलब चार्ज के इक्वेशन में cos आया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन और कॉस इनको बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शंस, ठीक है। तो Q के एक्सप्रेशन में भी कॉस प्रेजेंट है, ओमेगा प्रेजेंट है, टी प्रेजेंट है, तो देख देख के लग रहा होगा x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी टाइप, है ना। तो ये और ये कंपेयर करो, सिंपल है। ये जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का, ये Q का भी एम्पलीट्यूड क्या है Q0 मैक्सिमम वैल्यू, वो भी क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये है और ये बिल्कुल सेम है, ये इक्वेशन है हमारा HHM का, ये भी है हमारा इक्वेशन HHM का। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है। ग्राफ कैसे बनेगा, स्टार्टिंग में चार्ज मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, चार्ज कैपेसिटर का कम कम होते जाएगा, एक टाइम पे चार्ज 0। लेकिन चार्ज 0 होने के बाद हमारा जो इंडक्टर है उसको अपोजिट डायरेक्शन में चार्जिंग कर देता है, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज बढ़ाते जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज बढ़ता जाएगा, उसके बाद में चार्ज जब मैक्सिमम हो जाएगा उसके बाद में कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चाहेगा, डिस्चार्ज होते वक्त चार्ज धीरे धीरे कम होते जाएगा, करंट बढ़ते जाएगा, चार्ज 0, लेकिन वापस हमारा इंडक्टर उसको 0 नहीं होने देता, वापस अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये वाले ऊपर वाली डायरेक्शन में चार्जिंग शुरू। तो ये वाला ऐसा ग्राफ बनते जाता है, ऐसा ग्राफ किसका होता है कॉस फंक्शन का ही होता है। तो इस तरह से हमारे चार्ज का ग्राफ बनेगा, सही है। तो हम इस पे बोल सकते हैं इससे कि हमारा जो चार्ज है उस चार्ज का क्या हो रहा है, उस चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है। और इसके उल्टा किसका होगा, करंट का। इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं हम तो dq बाई dt इज इक्वल टू मिलेगा करंट, वो क्या हो जाएगा Q0 एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा, ये ओमेगा कहां से कंपोजिट से, तो I क्या आ जाएगा माइनस Q0 ओमेगा साइन ओमेगा t, सही है। t की वैल्यू 0 डालो, 0 हो जाएगा, तो एट t इज इक्वल टू 0 हमारा करंट कितना होगा, हमारा करंट होगा 0। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा करंट की मैक्सिमम वैल्यू बढ़ती जाएंगी निगेटिव डायरेक्शन में, तो ऐसे करंट बढ़ता जाएगा, सही है। चार्ज मैक्सिमम है, करंट 0 है, चार्ज 0 करंट हमारा मैक्सिमम, वापस चार्ज इस डायरेक्शन में बढ़ेगा तो हमारा करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, यहाँ पे चार्ज 0 तो उल्टी डायरेक्शन में हमारा करंट मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम तो हमारा करंट 0। इस तरह से हमारा ये करंट का ग्राफ है, इस तरह से हमारा ये चार्ज का ग्राफ है, इस तरह से हम करंट लिख सकते हैं। तो ये Q0 इंटू ओमेगा जो है, ठीक है, ये वाली वैल्यू जब मैग्नीट्यूड में लेंगे ये वाली डायरेक्शन पता देते हैं, तो I0 हमारी क्या हो जाएंगी Q0 इंटू ओमेगा, Q0 इंटू ओमेगा विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, सही है। तो इस तरह से हमारी करंट की वैल्यू भी कम ज्यादा हो रही है, करंट की फ्लो की डायरेक्शन इधर उधर होंगी, क्यों, क्योंकि हमारे चार्ज जो है कैपेसिटर पे वो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है कि चार्ज ऑसिलेट करता है LC ऑसिलेटर सर्किट में।
चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम प्रूव करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन दिस एलसी ऑसिलेशन। चलिए दोस्तों, अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करते हैं। ठीक है, हमको क्या बताना है, किसी भी इंस्टेंट पे, स्टार्टिंग में जाओ, एंड में जाओ, या बीच में किसी भी इंस्टेंट पे जाओ, टोटल एनर्जी आपको उस सर्किट का क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में पूरा का पूरा चार्ज हमारा किसके पास था, पूरा का पूरा चार्ज कैपेसिटर के पास था। कितना था चार्ज कैपेसिटर पे, Q0, और कितनी थी उसके पास एनर्जी, हाफ Q0 स्क्वायर अपॉन C। तो हमेशा यही एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्या, तो यही एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ये हमको बताना है। तो हम लेते हैं किसी इंस्टेंट t पे, उसमें सब आ जाता है, एट एनी इंस्टेंट t। अब भी हमने पढ़ा Q इज इक्वल टू क्या, Q0 cos ओमेगा t, सही है। उसके बाद ये जो है इतनी एनर्जी, अगर किसी इंस्टेंट पे हमारा चार्ज इतना है, तो कैपेसिटर के अंदर की एनर्जी क्या होगी, हाफ Q0 की जगह पे क्या डालेंगे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अभी चार्ज Q0 नहीं है, क्या है चार्ज Q है, तो Q का स्क्वायर लिखेंगे, Q0 की जगह पे लिखेंगे Q का स्क्वायर। तो Q का स्क्वायर क्या आ जाएगा, हाफ Q की जगह पे डालेंगे Q0, ये cos ओमेगा t, तो उसका स्क्वायर क्या, Q0 का स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t अपॉन 2, ओ सॉरी 2 ऑलरेडी है, ये वाला, इतनी वाली एनर्जी रहेगी कैपेसिटर के पास। इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी होती है, हाफ L I स्क्वायर, I मतलब करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम। I क्या होता है, dq बाई dt, तो ddt ऑफ Q कौन सा है, ये Q0 अब भी निकाला था हमने, cos ओमेगा t, क्या आ जाता है Q0 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव माइनस, ओ सॉरी cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा t इनटू क्या, ओमेगा। तो इंडक्टर के अंदर की एनर्जी कितनी आ गई, इंडक्टर के अंदर की एनर्जी आ गई हाफ L I स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, I ये आया ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो Q0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू ओमेगा का भी स्क्वायर। चलो टोटल एनर्जी ऐड कर देते हैं, EC प्लस EC कितनी है, हाफ Q0 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, सही है। और अरे यार सॉरी, cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस EL कितना है, हाफ L Q0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ढंग से देखो, ये ओमेगा स्क्वायर, अब भी हमने चार्ज का देखा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर को हमने किसकी जगह पे पुट किया था, 1/LC की जगह पे, तो 1/LC डाल देते हैं इसकी वैल्यू, तो हाफ Q0 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस हाफ Q0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t L, ठीक है, ये L है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में डाल रहा हूँ 1/LC, ये L क्या जाएगा आपका, कट हो जाएगा, ठीक है। और एक बात मैं भूल गया यहाँ पे, ये C, ये वाला नीचे वाला C, ये वाला नीचे वाला C, ये वाला नीचे वाला C, सॉरी देखो ये जो था हाफ Q स्क्वायर की वैल्यू डाल दी Q0 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, बाद में ये C डालना मैं भूल गया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, सही है। तो वो C में यहाँ पे डाल रहा, तो देखो क्या रहेगा, ये कट, हाफ हाफ है, Q0 स्क्वायर 1/C, तो हाफ कॉमन, नीचे वाला C कॉमन, Q0 स्क्वायर कॉमन, ठीक है। अंदर बचता क्या है, cos स्क्वायर ओमेगा t इधर का, और इधर का सिर्फ क्या बचता है, साइन स्क्वायर ओमेगा t, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, हाफ Q0 स्क्वायर अपॉन C, ये आ गई टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। तो स्टार्टिंग में देखो कितनी थी टोटल एनर्जी, स्टार्टिंग में टोटल एनर्जी थी हाफ Q0 स्क्वायर अपॉन C, लास्ट में भी एट एनी इंस्टेंट कितनी आ गई एनर्जी, हाफ Q0 स्क्वायर अपॉन C। तो कोई किसी भी इंस्टेंट पे आप देखो, स्टार्टिंग में देखो या किसी भी इंस्टेंट पे देखो, आपको क्या मिल रहा है, टोटल एनर्जी सेम मिल रही है, मतलब एनर्जी कम ज्यादा नहीं हो रही है। एनर्जी का ग्राफ कैसे मिलेगा आपको, एनर्जी का ग्राफ ऐसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, एनर्जी कम या ज्यादा नहीं हो रही है, एनर्जी कांस्टेंट मिलेगी हमेशा, ठीक है, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होगा। तो ये है हमारा एनर्जी का ग्राफ, एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, बस किसी टाइम पे टोटल एनर्जी जो रहेगी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक वाली रहेगी,
तब मैग्नेटिक वाली एनर्जी जीरो रहेगी। जब मैग्नेटिक वाली एनर्जी फुल रहेगी तब क्या इलेक्ट्रिक वाली एनर्जी जीरो रहेगी, और कभी कभी बीच में दोनों वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो इस तरह से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी प्रूव कर दिया है, और इसी के साथ हमारा एलसी ऑसिलेशन टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।